हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। स्पेशली वीकली टेस्ट रहेगा जिससे आप अपने प्रिपरेशन को ट्रेस कर पाएंगे अच्छी तरीके से, उसको फर्दर कैसे चीज़ों को हैंडल करना है वो समझ पाएंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, विकसित वुमेन फॉर अ विकसित भारत। तो अभी विकसित भारत है क्या? तो जो हमारा टारगेट है कि जब हम 100 साल की आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे तब तक हमारा देश जो है सोशियो इकोनॉमिकली आगे रहना चाहिए। 30 ट्रिलियन विथ 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो जो डेवलप्ड इंडिया है या फिर विकसित भारत है, जो विजन आज हमने लिया है कि नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम विंडो है उसमें हमें डेवलप करना होगा। तो अभी विकसित भारत का गोल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिकली अगर जो वेलबींग है उसको हासिल करेंगे, सिर्फ ग्रोथ को हासिल करेंगे तो हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो इसका जो अहम पहलू है नो डाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ ही सोसाइटी के हर तबके के जो इंसान हैं उनको डेवलप करना होगा और उसमें से एक आपका 48% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो है वुमेन। तो विकसित भारत के लिए हम 50% ऑफ वुमेन को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो लगभग 50% महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना होगा इन इक्वल फुटिंग विथ मैन, चाहे वो इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, हर सेगमेंट में। तो इसमें हम जो ये आर्टिकल है इसका अगर सब्सटेंटिव एलिमेंट अगर देखें तो इसमें स्टैटिस्टिकल कुछ प्रोग्रेस दिखाई गई है। तो जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है स्पेशली इन सेकेंडरी स्कूल लेवल में, तो उसमें स्कूलिंग में देखा गया है, स्पेशली सेकेंडरी स्कूलिंग में 1.1 है। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉय से भी ज़्यादा गर्ल जो है अवेलेबल है इन क्लासरूम इन मैनी रीजन। और जो ड्रॉप आउट रेशियो है और या फिर रेट है गर्ल्स का वो काफ़ी शार्पली फेल हुआ है। 13.8% था इन 2022-23, तो अभी ये जाके 8.2% हुआ है। मतलब गर्ल्स की जो रिटेंशन है इन स्कूलिंग वो बेटर हुई है देन प्रीवियस ईयर्स। फिर स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव इसमें मेंशन किया गया है। तो उड़ीसा का जो अन्वेषा स्कीम है उसने सपोर्ट किया है 22,000 डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को इन अर्बन स्कूल्स थ्रू स्वयं। तो स्वयं क्या है? स्कूल्स एंड स्वयं। ओके, स्वयं अलग है, अन्वेषा अलग है, स्वयं। तो स्वयं जो ऑनलाइन पोर्टल है जिससे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड की जा सकती है। अदर प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं, उड़ीसा का मिशन शक्ति एम्पावर्स वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये आप देख सकते हैं अन्वेषा, स्वयं। स्वयं तो इंडिया लेवल पे है, उड़ीसा मिशन शक्ति प्रोग्राम, मिशन शक्ति भी इंडियन लेवल पे है लेकिन उड़ीसा में स्पेसिफिकली स्टेट स्पेसिफिक स्कीम भी है। ब्रॉडर इकोसिस्टम अगर देखें तो जो एनजीओस है, डिफरेंट फिलैंथ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वर्क कर रही है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज हो, स्किल हो या फिर आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हो। तो अभी जो फ्यूचर फोकस है वो क्या है कि जो एडोल्सेंट गर्ल है टुडे की वो कैरियर को पिक करेंगी इन 2047 और ये जो पिक है उसको हमें बरकरार रखना होगा। और इसी के साथ अगर देखें आप जैसे द गवर्नमेंट कैन इंटीग्रेट डिजिटल सेफ्टी मॉड्यूल्स, और डिजिटल सेफ्टी मॉड्यूल्स को इंक्लूड कर सकती है। जैसे आपके जो वुमेन है वो स्कूल में जाते हुए या फिर आपकी वर्क प्लेस में हो, सेफ्टी उनका रहे, उनके अगेंस्ट वायलेंस ना हो। और जो इनइक्वालिटी है स्पेशली इन स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसमें हम इस
गैप को फुलफ़िल कर सके। तो इसके लिए चाइल्ड हेल्थ लाइन नंबर भी है 1098। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें लेना ज़रूरी होगा। तो एजुकेशन जब आता है उससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, सेफ एनवायरनमेंट बढ़ता है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको भी हम इसमें ला सकते हैं ताकि गर्ल्स की जो एम्पावरमेंट है उसको कंटिन्यू रखी जा सके। नेक्स्ट ये हो गया सब्सटेंटिव पार्ट। तो दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है ऑफ वुमेन इक्वालिटी या फिर वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ है किस तरीके से इवॉल्व हुई है और किस तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो एंशियंट एंड मेडिएवल फेज में अगर हम देखें तो एंशियंट इंडिया में स्पेशली जो अर्ली वैदिक टाइम है 1500 से लेके 500 BC तक, तो उसमें वुमेन का जो पोजीशन था सोसाइटी में वो काफ़ी हद तक एट पार मैन था। इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में हो तो एग्जाम्पल में हम गार्गी और मैत्रेयी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हम उपनिषद में किस तरीके से गार्गी मैत्रेयी ने उपनिषदिक डिबेट में हिस्सा लिया था, या फिर जो सभाज एंड समितिज हुआ करती थी उसमें भी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था उसको हम देख सकते हैं। लेकिन लेटर वैदिक एरा में क्या हुआ, धीरे धीरे जो वुमेन है वो जो एजुकेशन है वो वुमेन के लिए सिकुड़ने लगी, कम होने लगी, लिमिटेड होने लगा। जो इलीट क्लास ऑफ वुमेन था उन्हीं के लिए बस थोड़ा बहुत एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि सोसाइटी जो थी, फैमिली सिस्टम जो थी वो काफ़ी रिजिड होने लगी और पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो था वो काफ़ी रिजिड होने लगा। फिर अगर हम कॉलोनियल एरा में देखें 18 to 20 सेंचुरी में, तो उसमें हम स्पेशली फोकस कर सकते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाई थी। सतीदाह जैसे प्रथा को उन्होंने बैन किया था इन 1828 विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटनिक। फिर ज्योतिबा फुले जी को हम देख सकते हैं 1840 में, तो उन्होंने पहला जो गर्ल्स स्कूल है इन 1848 उसकी स्थापना की थी। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, मैत्रेयी जी के बारे में, गार्गी जी के बारे में, तो ये हमें देखना होगा। देन वुड्स डिस्पैच जो है वो आया था लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे, जिसने वुमेन एजुकेशन पे भी थ्रस्ट दिया था। फिर हंटर कमीशन आया जो अगेन एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, जिसने गर्ल्स एजुकेशन में ध्यान दिया था। फिर भी क्या था, जो वुमेन का एनरोलमेंट था 0.1% हम लिटरेसी देख सकते हैं बाई 1901, मतलब काफ़ी कम एनरोलमेंट था और उसमें भी काफ़ी कम जो महिलाएं हैं वो पढ़ पाती थी बिकॉज ऑफ सोशो कल्चरल जो रेस्ट्रिक्शंस थी, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। ओके, फिर मिशनरीज आए, मिशनरीज ने स्कूल खोला। फिर सावित्रीबाई फुले जी जो वाइफ रही है ज्योतिबा फुले जी की, तो सावित्रीबाई फुले जी का खुद का भी बहुत बड़ा पहचान है और उन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली थ्रू एजुकेशन काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। प्री इंडिपेंडेंस में अगर देखें नेशनलिस्ट फेज में, तो उसमें गांधी जी का जो कैंपेन था वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में और मेंस में हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं बाय द टाइम ऑफ 1947 फीमेल जो लिटरेसी था वो अबाउट 8% था। तो ये काफ़ी अग्रिम था सिचुएशन। लेकिन बाद में अगर हम देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, तो उसमें आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, 21A जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है फॉर ऑल चिल्ड्रन, उसकी जो स्थापना है या फिर उसका इनैमोरेशन हुआ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 1986 का, तो ये सभी चीज़ें, फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, इन्होंने फीमेल की जो लिटरेसी है उसको 15% से ले जाके 39% तक पहुंचा दिया इन 1991। फिर लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्न एरा में अगर देखें तो सर्व शिक्षा अभियान हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो ऑफ 2009, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स हो। तो इन सभी चीज़ों ने क्या किया, जो फीमेल लिटरेसी है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है और आज का जो प्रोग्रेस है वो हमने इसमें देखा ही है कि सेकेंडरी लेवल पे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इन एजुकेशन वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चैलेंजेस अगर देखें तो सोशियो कल्चरल नॉर्म्स जो है वो एक चैलेंज है कि बॉय के एजुकेशन को प्रीफर किया जाता है बिकॉज ऑफ आवर पैट्रियार्कल सोसाइटी। दैन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स में अगर देखें तो पॉवर्टी की वजह से क्या है, जो फैमिली है वो भी गर्ल्स को फोर्स करती है चाइल्ड लेबर में या फिर अर्ली मैरिज एसेट्रा में, जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी हम देख सकते हैं, तो सेफ़ टॉयलेट का ना होना, सेफ़ स्कूल का ना होना, हाइजीन ना होना, ये सभी भी एक प्रॉब्लम आती है।
फिर सेफ्टी एंड वायलेंस जो देखा जाता है अगेंस्ट वुमेन, लाइक सेक्सुअल हैरासमेंट, अनसेफ कम्युनिटीज़, कम्यूट्स जो है, फिर स्कूल रिलेटेड वायलेंस जो है, ये सभी चीज़ें एनरोलमेंट को डिटर करती है। फिर क्वालिटी एंड एक्सेस अगर देखें उसमें भी इशू है, स्पेशली अगर स्टेम में देखें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, तो उसमें वुमेन का एनरोलमेंट सिर्फ 43% है कंपेयर टू मैन। ओके, फिर रीजनल डिसपैरिटीज़ हम देख सकते हैं, बिहार जैसे स्टेट में काफ़ी हालत ख़राब है वुमेन एजुकेशन को लेके, पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इन कंपेयर टू केरला और साउथ इंडियन स्टेट्स काफ़ी पीछे हैं। पोस्ट एनरोलमेंट चैलेंजेस देखी जाती है। तो इसमें आपके एजुकेशन मिलना लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना मिलना, ये सभी चीज़ें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पेंडेमिक में भी देखा गया कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो स्पेशली वुमेन के अंदर आपकी ज़्यादा बढ़ी है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्मिनोलॉजी से जो मैंने ऑलरेडी, जैसे विकसित भारत क्या है, जेंडर पैरिटी क्या है, अन्वेषा स्कीम, स्वयं स्कीम ऑलरेडी बताया है। आगे देखते हैं लॉजिकल प्रेमाइसेस इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देख रहे हैं कि 65% ऑफ पॉपुलेशन आर बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें से वुमेन भी इक्वली है। तो हम अगर वुमेन को अगर डिविडेंड नहीं मानते हैं, उनको एजुकेशन स्किल नहीं देते हैं, तो हम जो विकसित भारत का गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर वुमेन को एजुकेशन देते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड को मैन एंड वुमेन को इक्वली देखते हैं, तो उससे हमारे इकोनॉमी में एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हम देख सकते हैं। प्लस फिलोसॉफिकल बेस से अगर देखें तो अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, तो अभी क्या है, एजुकेशन सिर्फ ह्यूमन की कैपेबिलिटी को इकोनॉमिक के टर्म में ही नहीं बढ़ाता है, ये वुमेन को फ्रीडम देता है, राइट टू चॉइस देता है। ओके, फिर फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्शनिज्म के बियॉन्ड जाना है, वुमेन को ट्रूली एम्पावर करना है सो दैट दे कैन लीड ओके इक्वली एट पार विथ मैन। इसमें डायमेंशन में देखें तो सोसाइटी में अगर देखें तो गर्ल्स को लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, तो उस एटीट्यूड को चेंज करना है। पॉलिटिकली देखें तो अब वुमेन भी आज के समय पे क्या है, एक वोट बैंक की तरह उभर के आई है, जिसके वजह से गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है डिफरेंट वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर पॉलिसी के लिए, जैसे लाडली बहन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर लखपति दीदी स्कीम हो। लीगली हम देखें तो पॉक्सो एक्ट जो है या फिर आपका पोश एक्ट है, इनको और बेटर तरीके से एनफोर्स करना होगा। एथिकली अगर देखें तो फेयरनेस जो है वो रहना ज़रूरी है इन सिस्टम, इन एजुकेशन हो या फिर स्किल हो या फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी हो। इंटरनेशनली देखें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो क्वालिटी एजुकेशन हमें सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, फीमेल शुड have equal entitlement to quality education। and then SDG 5 के पर्सपेक्टिव से देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। तो जेंडर इक्वालिटी आएगी कैसे, जब हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो गोल मेंशन किया हुआ है इन SDG गोल नंबर 4। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का काफ़ी कम है, तो उसको जब हम बढ़ाएंगे तो उससे हमारा जो गोल है टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट विल बिकम अ रियलिटी वेरी सून। Then come to way forward, so you have to write way forward in every question। okay, so आपको ध्यान रखना होगी कि हम क्या लिखें। तो उसमें हमें कंसोलिडेशन करना है कि जो भी हमने सक्सेस अभी अचीव की है उसको हमें सस्टेन करते रहना है। सेफ मोबिलिटी जो है उसको प्रोवाइड करना है, जैसे फ्री साइकिल देना, हॉस्टल देना, हॉस्टल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर करिकुलम में अगर देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग वुमेन के लिए भी प्रोवाइड करना। फिर कम्युनिटी जो पुलिसिंग है वो भी प्रोवाइड करना, उसको प्रोवाइड करने के लिए एम्पावर करना पंचायत को, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उसको हम सेफली स्कूल पहुंचा सके और उनको उनका एजुकेशन को हम कंप्लीट करा सके। फिर कॉरपोरेट रोल्स में हम क्या देख सकते हैं, तो जो कॉरपोरेट प्रॉफिट कमाती है ओके, तो उसमें आपका 3 साल का जो प्रॉफिट होता है उससे 2% उनको देना होता है। तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा कमाते हैं, नेट अर्निंग होता है, तो उसमें एक CSR जो बनता है उनका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी कैन चैनलाइज इन वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो आई होप मैंने ये आर्टिकल आपको बेहतर तरीके से समझाया। तो बाकी चीज़ें आप इसमें एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। तो दूसरा आर्टिकल अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इनटू एक्सपोर्ट हब। तो अभी देखिए कि पूरा नेशन एज ए होल एक आपका एंटिटी है, तो उस नेशन के अंदर हम
उसको फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट में डिवाइड करते हैं, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक अगर हम छोटा सा यूनिट ले तो डिस्ट्रिक्ट से ही क्या है पूरा कंट्री बना है। तो लगभग 700 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की क्या है अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है, अपना अपना प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी बेटर चीज़ बनती है उनको हमें बेटर तरीके से सिर्फ नेशन के अंदर ही नहीं बाहर एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होगी तो उससे क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ओवरऑल जो इकोनॉमिक सोशल सिनेरियो है वो चेंज होगा। तो इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे जो स्कीम्स है वो ली गई है। तो इसमें अभी अगर देखें तो मेन आर्ग्यूमेंट की क्या है इस आर्टिकल का, कि डिस्ट्रिक्ट को एज ए एक्सपोर्ट हब हमें देखना है, स्टेट को एक्सपोर्ट हब के हिसाब से नहीं देखना है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो पोटेंशियलिटी है उसको पहचानना है। तो आज के समय पे हम अगर देखें तो ग्राउंड लेवल में डेटा का कमी है, इसीलिए बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। फिर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उनको हमें ठीक करना है। प्लस जो इंटरमीडियरीज है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोड्यूसर्स है उनको एक्सपोर्ट के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए इंटरमीडियरीज क्या करती है, बीच में आके जो प्रॉफिट है खुद हड़प लेती है और उससे एक्चुअल जो एम्पावरमेंट होना चाहिए ऑफ द प्रोड्यूसर्स वो नहीं हो पाता है। एक्सपोर्ट स्टेगनेशन हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है गुड्स का, वो अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो सिर्फ 3.4% फ्रॉम ईयर 15 to 25 देखा गया है। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है, जो ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करती है, लाइक टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स है, तो ये भी लैगिंग बिहाइंड है, 2.2 to 2.5% इनका ग्रोथ है। फिर जो डेटा का एक वॉइड हम देखते हैं, तो जो पॉलिसी बनाती है एक्सपोर्ट के लिए वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और जो एक्सपोर्ट करवाती है, प्रमोशन करती है, वो है स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल की बॉडी है, एक स्टेट की बॉडी है, तो इनके बीच में तालमेल नहीं होने की वजह से डेटा का जो सफिशेंसी होता है वो नहीं मिल पाता है, और इससे क्या होता है, एक ब्लाइंड पॉलिसीज़ बनाई जाती है और उससे एक्सपोर्ट पीछे रह जाता है। फिर एक आप इनविजिबल मेजॉरिटी को देख सकते हैं कि जो माइक्रो एंड मैक्रो एंटरप्राइज है, मतलब माइक्रो या फिर मैक्रो नहीं सॉरी माइक्रो एंड नैनो एंटरप्राइज, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। तो ऐसे जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है या फिर प्रोडक्शन हाउसेज है वो अनफॉर्मली ऑपरेट करते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज नहीं होता है, एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो आपके जो छोटे छोटे आपकी प्रोड्यूसर्स है वो उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, और इंटरमीडियरी जो है वो इस वैल्यू को अचीव करते हैं विदाउट डूइंग एनी सब्सटेंटिव वर्क। ओके तो इसीलिए क्या है, हमें ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल लेवल पे प्रोड्यूसर्स है उनको एम्पावर करना है, हमें उनको फॉर्मलाइज करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिखानी ज़रूरी है। तो अभी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें एक्सपोर्ट का, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम देखें तो हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में ध्यान दिया था कि हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे, इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज़ में ध्यान दिया गया था। लेकिन अर्ली समय पर अगर देखें तो हमने काफ़ी कम एक्सपोर्ट किया है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटिशर्स के समय, टी हो, जूट हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, यही सभी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी। फिर कांडला में पहला हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया था EPZ, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर 1991 में इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हुए इकोनॉमी जो है वो क्रम्बल करने लगी, तो हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लिया। तो उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डी लाइसेंसिंग करना, टैरिफ को रिडक्शन करना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देना, ड्यूटी एग्जाम्पशंस करना, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसीज़ को लेना, तो और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पॉलिसी को लेना इन 2005। तो ये सभी चीज़ें की गई, क्यों, ताकि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकें। फिर रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो उसमें हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो या फिर असेंबल इन इंडिया इनिशिएटिव हो या फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हो, दिस सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दैट वी कैन export our products in international market and we can develop our socio-economic condition of our districts. So district क्या है, सब डिवीज़न, विलेज, शहर, छोटे बड़े से मिल के बनी है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट होगा। तो अभी चैलेंज देखें तो इन्फॉर्मेशन का जो गैप है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है जो ऑलरेडी मैंने बताई। फिर कंसंट्रेशन देखा जाता है, जो भी एक्सपोर्ट जोन है
जो भी आपकी पकड़ लीजिए साउथ इंडियन स्टेट्स है या फिर वेस्टर्न जो गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है, तो बहुत काफ़ी लिमिटेड है, तो इनको हमें ठीक करना ज़रूरी है। फिर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी और एक कंप्लाइंस इशू है, तो उसको कम करना ज़रूरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना ज़रूरी है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस है, लाइक फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, आपकी सेफ्टी सस्टेनेबिलिटी का क्लॉज रहता है, तो उससे एक प्रॉब्लम आती है, उनको भी हमें ईज़ दिलवाना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो हमें क्या है, एक इकोनॉमिक रैशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ताकि हम क्या कर सके, जो डिस्ट्रिक्ट जिस चीज़ में बेटर है उसी को हम बनाएं। तो वो हमारा हो गया रिकार्डोस थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कहाँ ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, जहाँ ज़्यादा एडवांटेज है, जो जगह सस्ते में चीज़ों को बना सकता है वहाँ उसको बनाना है, जो नहीं बना सकता है वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। प्लस हमें एक क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है। तो इसमें गांधीयन इकोनॉमी को देखें तो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी हो या फिर अर्बन सेल्फ सफिशिएंसी को डेवलप करना होगा। बाकी डायमेंशंस में देखें तो सोशली अगर देखें तो ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, स्किल को डेवलप करेगा। पॉलिटिकली देखें तो इसमें क्या करना है, सेंटर स्टेट को कोलैबोरेट करना है। लीगली देखें तो एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, उनको हमें उनका कंप्लायंस को मेंटेन करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। एथिकली देखें तो फेयर वेजेस देना, चाइल्ड लेबर को हटाना, ये सभी चीज़ें करनी होगी। फिर इंटरनेशनली हम अगर देखें तो ऑलरेडी हमने ये चीज़ें देखी है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ओके, वो WTO के रूल के हिसाब से होना है, और जितना सके हम अपने ट्रेड को प्रमोशन करना है, उससे इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो GDP का ग्रोथ है वो ड्राइव करेगा, ट्रेड डिफिशिएंसी जो है वो घटेगी, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, यूनिफाइड एक्सपोर्ट डेटाबेस बनाना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको हमें बढ़ानी है। फिर एग्रीगेटर मॉडल लेना है, डिफरेंट एक्सपोर्ट हाउसेज बनाने हैं इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। फिर ई-कॉमर्स को हम ले सकते हैं, जिससे हम बेटर कनेक्ट कर सकते हैं विथ मार्केट टू कंज्यूमर। और एक क्लस्टर स्पेसिफिक मॉडल लेना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा आपकी सहूलियत से बनाई जा सकती है, वो लेना ज़रूरी रहेगा। तो इसीलिए वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच को हमें नहीं अपनाना है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी जो भी 7-8 आर्टिकल है उसको इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो मेरा काम था कि मैं 2-3 आर्टिकल आपको समझाऊं और उससे आप बाकी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।